और मेरे बंदरगाओ, क्या हो रहे हैं तुम लोग के हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग ठीक ठाक होंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने डिस्कस किया था साउंड के बारे में, यानी कि ध्वनि के बारे में। ठीक है, साउंड की स्पीड अलग अलग मीडियम पे क्या होती है, टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, ह्यूमिडिटी का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, ये सारी चीज़ें। जिसने आप लोगों में से वो वीडियो ना देखा हो तो इससे पहले वाला वीडियो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। तो इसमें थोड़ा सा आगे को बढ़ते हैं। देखिए, जैसे मैंने बात की थी वेव की, यानी कि तरंग की। ठीक है, वेव। अब देखो, कोई भी वेव बनती कैसे है, ये मैंने कल आप लोगों को बताया था। ठीक, अब वेव से संबंधित यानी कि तरंग से संबंधित यहाँ पे को कुछ टर्म्स हमारे पास आते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में जो आप लोगों के न्यूमेरिकल बनेंगे, क्वेश्चन बनेंगे, उनमें इन टर्म्स का इस्तेमाल होगा। तो ये टर्म्स आप लोग एक बार ध्यान से समझना, फिर इससे संबंधित न्यूमेरिकल वगैरह देखेंगे। तो देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने कल आप लोगों को बताया था कि ये एक वेव है। ठीक है, ये क्या है, एक तरंग है, एक वेव है। अब इसमें होगा क्या, देखो ये वेव बनी कैसे होगी। ये जो माध्यम है, ठीक है, ये जो लाइन दिख रही है, दरअसल ये कोई माध्यम होगा, कोई मीडियम होगा जिस माध्यम पे वेव चलेगी, यानी कि तरंग चलेगी। अब देखो होता क्या है कि ये जो माध्यम है, इसके पार्टिकल यानी कि इसके जो कण हैं वो जब दोलन करेंगे यानी कि ऑसिलेशन करेंगे, तब जाके वेव पैदा हुई होगी। और ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट मैंने इससे पहले के वीडियो में समझाया है। ठीक, डायरेक्ट ये वाला वीडियो देखोगे तो हो सकता है आप लोगों को समझ में ना आए, उस वाले वीडियो को एक बार पहले ज़रूर देख लेना। ठीक, अब देखो हुआ क्या होगा कि यहाँ पे का कण अधिकतम कहाँ तक गया होगा, अधिकतम यहाँ तक गया होगा। इसको मैं ऊपर मिला दूंगा तो अधिकतम यहाँ तक गया होगा। वैसे ही यहाँ पे का जो कण है वो अधिकतम कहाँ तक गया होगा, वो अधिकतम यहाँ तक गया होगा। ठीक, यहाँ पे का जो कण होगा वो अधिकतम कहाँ तक गया होगा, वो अधिकतम यहाँ तक गया होगा। तो वैसे ही बाकी जितने भी कण हैं, ये ग्राफ के हिसाब से ऐसे पॉइंट अगर आप लोग ले लोगे तो अधिकतम वो कहाँ तक गए होंगे ये आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक, अब देखो इसमें होता क्या है, सबसे पहले आता है आप लोगों का विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, विस्थापन। ठीक है, इंग्लिश में इसको क्या बोला जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। अब देखो डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, देखो ये पार्टिकल अपनी जगह से जो विस्थापन कर रहे हैं ना, ये विस्थापन हुआ डिस्प्लेसमेंट। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर मैं x ले लूँ तो ये क्या होगा, विस्थापन होगा। वैसे ही यहाँ पे का जो पार्टिकल है वो कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा। तो ये जो दूरी होगी ये क्या हो जाएगा, विस्थापन x। किसी किसी किताब में इसको y करके दिखाया होगा, चलो इसमें एक काम करते हैं, इसको y करके ही ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर किताबों में इसको y करके ही दिखाया जाता है। तो इसको मैंने क्या ले लिया, y ले लिया। तो पार्टिकल अपनी जगह से, ठीक है, जितना ऊपर नीचे जाएगा या फिर जितना आगे पीछे जाएगा वो उसका क्या होगा, विस्थापन होगा। दूसरा जो इसमें टर्म है वो आता है आयाम। अब यहाँ से इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना। ठीक है, आयाम, आयाम यानी कि एम्पलीट्यूड। तो देखो एम्पलीट्यूड क्या होता है कि अभी जैसे मैंने आप लोगों को बताया ये क्या चीज़ है, ये दरअसल विस्थापन है। ठीक है, हर पॉइंट को मिला दूंगा तो मुझको विस्थापन का पता चल जाएगा। किसी भी पार्टिकल का जो अधिकतम विस्थापन होगा, ठीक है, अधिकतम विस्थापन, उसको हम क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड या फिर आयाम उसको बोला जाएगा। ठीक है, तो देखो अधिकतम विस्थापन हो कहाँ पे को रहे, ये पॉइंट है अधिकतम विस्थापन का। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अधिकतम विस्थापन y, इसके नीचे max, मैक्स यानी कि मैक्सिमम, ऐसे रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, y मैक्सिमम क्या हो जाएगा, अधिकतम विस्थापन। देखो अधिकतम ये पार्टिकल यहाँ तक जाएगा, इसके ऊपर नहीं जा सकते हैं। अधिकतम ये पार्टिकल यहाँ तक गया होगा,
इसके नीचे को नहीं आ सकता है। तो इसको बोला जाता है, ये जो सबसे ऊपर का बिंदु है इसको बोला जाता है क्रेस्ट, ठीक है, और इसको बोला जाता है ट्रफ। नीचे जो अधिकतम दूरी पे जो बिंदु होगा उसको क्या बोला जाएगा, ट्रफ, और ऊपर जो अधिकतम बिंदु पे अधिकतम दूरी पे बिंदु होगा उसको क्या बोला जाएगा, क्रेस्ट बोला जाएगा, ठीक है। तो आयाम क्या हुआ, कोई भी पार्टिकल जो अधिकतम विस्थापन लेता है, यानी कि मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसी को आयाम बोलते हैं। अब देखो आयाम अगर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है तो आयाम है क्या, आयाम एक तरीके से दूरी तो है, ठीक है। तो आयाम को किस में नापोगे, आयाम की जो डायमेंशन होगी वो क्या होगी, दूरी की डायमेंशन, यानी कि डिस्टेंस की डायमेंशन। तो जैसे लेंथ हो गया, ये क्या हुई, डिस्टेंस की डायमेंशन हो गई, ठीक है। मीटर हो गया, नैनोमीटर हो गया, ये सब किलोमीटर हो गया, ये सब क्या होती हैं, डिस्टेंस की डायमेंशन होती हैं। अब ये वेव है तो डायमेंशन छोटी होगी, ठीक। तो आयाम जो नापा जाएगा वो किस में नापा जाएगा, दूरी में नापा जाएगा। उसके बाद आती है उसके बाद आता है दूसरा टर्म, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति। ठीक है, आवृत्ति होती क्या है उसको समझना एक बार। जैसे मान लो कि आप लोगों के घरों की छतों में क्या होती है, कॉलम लगे होते हैं, उनमें सरियाएँ होती है 4-4, ठीक है। तो मान लो कि एक सरिया लगी है, एक कॉलम लगा है, ठीक है, आपके छत पे। अब इस सरिया को पकड़ के आप खींचोगे और छोड़ दोगे तो ये सरिया क्या होगी, अपनी जगह से कुछ आगे तक जाएगी और यहाँ कुछ आगे तक जाएगी, और इस तरीके से इस सरिया को खींच के मैं छोड़ दूंगा तो ये इस तरीके से क्या करेगी, सरिया दोलन करना स्टार्ट करेगी, ठीक है। अब 1 सेकंड में, कितने सेकंड में, 1 सेकंड में ये जितनी बार दोलन करेगी वो उसकी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी, यानी कि आवृत्ति होगी। 1 सेकंड में मान लो 5 बार, ठीक है, यहाँ से पूरा यहाँ तक इस तरीके से 1 सेकंड में 5 बार इस तरीके से अगर ये दोलन करेगा तो वो उसकी क्या होगी, आवृत्ति होगी। तो आवृत्ति होती क्या है, आवृत्ति का मतलब हुआ 1 सेकंड में होने वाले जो दोलन हैं उसको क्या बोला जाता है, आवृत्ति बोला जाता है। अगर अभी मैं बोल रहा हूँ, मेरी आवाज़ जो है उसकी कुछ ना कुछ आवृत्ति होगी, ठीक है। ये जो आवृत्ति है, अलग अलग चीज़ों की अलग अलग आवृत्ति होती है। इसकी जो SI यूनिट है वो होती है हर्ज, ठीक है। हर्ज में नापा जाता है किसको, आवृत्ति को। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मेरी आवाज़ जो है उसकी आवृत्ति थोड़ी ज़्यादा होगी। एक छोटा बच्चा जो होता है उसकी आवाज़ की आवृत्ति क्या होगी, उसकी आवाज़ की आवृत्ति ज़्यादा होगी और मेरी आवाज़ की आवृत्ति कम होगी। ध्यान देना, आवृत्ति जितनी ज़्यादा होगी आवाज़ उतनी तीखी होती जाएगी, और आवृत्ति जितनी कम होगी आवाज़ उतनी मोटी होती जाएगी। यानी कि जो एक बड़ा आदमी है, बड़े आदमी की आवृत्ति कम होती है इसलिए उसकी आवाज़ मोटी होती है। उसी कंपैरिजन में एक छोटा बच्चा है तो उसकी जो आवृत्ति है वो ज़्यादा होती है, इसलिए उसकी आवाज़ क्या होती है, पतली होती है। तो जितनी ज़्यादा पतली आवाज़ होगी इसका मतलब आवृत्ति क्या होगी, उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये था दूसरा टर्म। पहला टर्म था आयाम, विस्थापन। विस्थापन तो समझ चुके हो, अपनी जगह से पार्टिकल कितनी दूरी तक जा रहा है वो उसका विस्थापन हो गया। अधिकतम कितनी दूरी तक जाएगा वो डिस्प्लेसमेंट हो गया, वो एम्पलीट्यूड हो गया। उसके बाद हमने पढ़ा फ्रीक्वेंसी को, फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति। 1 सेकंड में होने वाले जो दोलन हैं उनकी संख्या क्या बोलते हैं, आवृत्ति बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है वेवलेंथ। इसको लैम्डा से डिनोट किया जाता है, ठीक। किससे डिनोट किया जाएगा, इसको लैम्डा से डिनोट किया जाएगा। तो देखो वेवलेंथ होती क्या है, नाम से पता चल रहा है। वेवलेंथ, वेव मतलब वेव, लेंथ मतलब दूरी। एक वेव की जो लंबाई है उसको क्या बोला जाता है,
वेवलेंथ बोला जाता है। ये देखो इस वेव की लंबाई कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इसकी लंबाई है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी होगी वो क्या होगी, वेवलेंथ होगी। तो मैं इसको किससे रिप्रेजेंट करूँगा, लैम्डा से रिप्रेजेंट करूँगा। पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है इसको क्या बोलेंगे, वेवलेंथ बोलेंगे। ठीक है, तो ये किसका रिप्रेजेंटेशन है, ये क्या है, ये टर्म्स हैं। विस्थापन हो गया, एम्पलीट्यूड हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया और वेवलेंथ हो गया। एक वेव की जो लंबाई है दरअसल उसी को क्या बोला जाता है, वेवलेंथ बोला जाता है। अब देखो अगर इसमें धीरे धीरे हम लोग आगे को बढ़ते हैं तो अगला जो टर्म आता है हमारे पास वो होता है टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड। तो देखो टाइम पीरियड क्या होता है। अब मैंने आप लोगों को अभी बताया कि जो चीज़ मैं काउंट करूँगा 1 सेकंड लेके काउंट करूँगा। ठीक है, अगर मैं दोलनों की संख्या लूँगा तो मैं देखूँगा कि 1 सेकंड में कितने दोलन हो रहे हैं। ठीक, तो जो टाइम लिया जाता है दरअसल वो एक सिंगल साइकिल का लिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो एक साइकिल है, इस एक साइकिल को कंप्लीट होने में जो समय लगा उसको क्या बोला जाएगा, टाइम पीरियड बोला जाएगा। ये मैंने इसको खींचने के बाद छोड़ दिया, तो मान लो छोड़ने के बाद ये क्या हुआ, इधर को गया, इधर को गया। तो देखो इसका एक कंप्लीट चक्कर कब हुआ, यहाँ से यहाँ जाके यहाँ आने में एक कंप्लीट चक्कर हुआ। पूरा एक चक्कर कब किया इसने, यहाँ गया फिर यहाँ आया, एक चक्कर हुआ। इस एक चक्कर को करने में जो समय लगा वो क्या लगा, उसको क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड बोलेंगे। ठीक है, अब देखो ये फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में इन्वर्स का रिलेशन होता है। इन्वर्स का रिलेशन मतलब कि जो फ्रीक्वेंसी है वो कैसे निकलेगी। अगर कभी आपको टाइम पीरियड दिया गया है और आपने फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो कैसे निकालोगे, फ्रीक्वेंसी बराबर होता है 1/टाइम पीरियड। इस तरीके से आप लोगों का क्या निकल जाएगा, टाइम पीरियड निकल जाएगा। तो ये क्या बनता है, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में फॉर्मूला बनता है। ठीक है, इस फॉर्मूले को आप लोगों ने क्या करना है, दिमाग में रखना है। तो ये क्या थे, कुछ टर्म्स थे किससे रिलेटेड, ठीक है, वेव से रिलेटेड। तो एक काम करते हैं, इसमें एक न्यूमेरिकल देखते हैं कि किस तरीके से इसके न्यूमेरिकल बनेंगे। ठीक, देखो जैसे एक न्यूमेरिकल है, ठीक है, इसमें ही आपसे पूछ रहे हैं, मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ, उसको हिंदी में भी एक्सप्लेन कर दूंगा। व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड हुज टाइम पीरियड इज़ 0.05 सेकेंड। देखो एक साउंड आप लोगों को दे रखी है जिसका टाइम पीरियड आप लोगों को दे रखा है, टी का मान दे रखा है 0.05 सेकेंड, ये टी का मान दे रखा है। और आप लोगों से पूछ रहा है ये जो ध्वनि है जिसका टाइम पीरियड इसका इतना है, उसकी आवृत्ति कितनी होगी, फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। कहीं पे को फ्रीक्वेंसी एफ से डिनोट की जाएगी तो कहीं पे को फ्रीक्वेंसी न्यू से डिनोट की जाएगी। ठीक है, तो आप लोगों से सवाल पूछ रहे हैं कि एक साउंड वेव है जिसका टाइम पीरियड 0.05 सेकेंड दे रखा है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू क्या होता है, 1/टाइम पीरियड होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 1/टाइम पीरियड यानी कि 0.05 सेकेंड। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, सॉरी एक काम करते हैं, इसको सिंपली सॉल्व कर लो। ठीक, 1 को आप 0.05 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आप लोगों का, देखो 100 से ऊपर नीचे अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ऊपर तो हो जाएगा 100 और नीचे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये कटेगा तो ये 25 आ जाएगा। तो यानी कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, सॉरी 25 नहीं, 5 आएगा, 20 आएगा। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी हो जाएगी, 20 हर्ट्ज हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से देखो सिंपल न्यूमेरिकल भी आ सकता है, थोड़ा घुमा फिरा के भी आ सकता है। तो जैसे इसमें
चलो एक काम करते हैं, इसमें एक फॉर्मूला डिराइव करते हैं, उसके बाद एक न्यूमेरिकल और करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे को अब क्या होता है कि तीन चीज़ों के बीच, जैसे मान लो कोई ध्वनि है, कोई साउंड है, उसकी वेलोसिटी, ठीक है, उस ध्वनि का वेग, उस ध्वनि की फ्रीक्वेंसी यानी कि उस ध्वनि की आवृत्ति, और उस ध्वनि की वेवलेंथ लैम्डा, इन तीनों के बीच आपस में क्या संबंध है, ठीक है। तो देखो होता क्या है कि फॉर्मूला बनता है सिंपल सा, जर्नल फॉर्मूला होता है वेलोसिटी का, ये होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, दूरी बट्टे समय। वेग बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय होता है। तो अगर मैं इसको ध्वनि के लिए लिखूंगा तो v बराबर कितना हो जाएगा, v बराबर हो जाएगा दूरी, और दूरी किस में नापी जाती है, लैम्डा में नापी जाती है, यानी कि वेवलेंथ में नापी जाती है। मैंने अभी बताया था वेवलेंथ है क्या, एक वेव की लेंथ है, यानी कि दूरी हुई हो, ठीक। और टाइम के लिए क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड यानी कि t। ये इक्वेशन 1 बन गई। दूसरा फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी बराबर होता है आप लोगों का 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो देखो ये जो 1 अपॉन टाइम पीरियड है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लैम्डा इंटू, ठीक है, लैम्डा इंटू 1 अपॉन टी लिख सकता हूँ। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, लैम्डा इंटू 1 अपॉन टी, और इस 1 अपॉन टी के बदले मैं क्या रख सकता हूँ, एफ रख सकता हूँ। तो ये आ जाएगा v बराबर, लैम्डा तो ऐसा ही रहेगा, 1 अपॉन टी के बदले मैंने क्या रख लिया, फ्रीक्वेंसी रख लिया। तो ये होता है रिलेशन, ठीक है, किसके बीच, ध्वनि का वेग, ठीक है, ध्वनि की वेवलेंथ और ध्वनि की फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति। ये इन तीनों के बीच क्या है, रिलेशन है। अब इससे संबंधित एक न्यूमेरिकल हम लोग देख लेते हैं। देखो एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल पोर्शन भी आएगा आप लोगों का, ठीक है, तो न्यूमेरिकल की भी आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। और मेरे टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ जाओ, क्योंकि वहाँ पे को मैं न्यूमेरिकल सेंड कर देता हूँ। काफ़ी कम लोग अभी उससे जुड़े हैं, हो सकता है तो वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि आपके सभी दोस्तों ने, ठीक है, 1 दरोगा का भरा होगा। जिसका सिलेक्शन हो जाए, किसी एक का भी सिलेक्शन हो गया तो खुशी होगी। तो इसलिए आप लोग क्या करो कि वीडियो को शेयर ज़रूर कर दो, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ। तो जैसे इसमें एक न्यूमेरिकल है, इसको मैं पढ़ रहा हूँ, हिंदी में उसका अनुवाद कर दूँगा। देखो ये है, द वेवलेंथ ऑफ साउंड इमिटेड बाय अ सोर्स इज़ 1.7 इंटू 10⁻⁻² मीटर। ये क्या बोल रहा है कि एक ध्वनि है, ठीक है, उस ध्वनि की वेवलेंथ जो है वो आप लोगों को दे रखी है 1.7 इंटू 10⁻⁻² मीटर, ठीक है। एक ध्वनि है जिसकी वेवलेंथ आप लोगों को कितनी दे रखी है, 1.7 इंटू 10⁻⁻² मीटर। ये आप लोगों से बोलता है कि इस ध्वनि का जो वेग है वो है 343.4 मीटर पर सेकेंड। ये इस ध्वनि का वेग आप लोगों को दे रखा है, ठीक। प्रश्न को समझना, प्रश्न में क्या दे रखा है, एक ध्वनि है जिसकी वेवलेंथ इतनी है, जिसका वेग इतना है। ये आप लोगों से बोल रहा है कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी, यानी कि आप लोगों ने इसकी क्या निकालनी है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है। अब जैसा कि अभी आप लोगों को वेग, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में रिलेशन आप लोगों को पता है, ठीक। लेकिन अगर ये रिलेशन पता ना हो तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब रिलेशन आप लोगों को पता है तो बड़ी आसानी से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन जाएगा। तो फार्मूला मैंने बताया था क्या होता है, v बराबर लैम्डा इंटू एफ, ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो सीधी सी चीज़ है, f निकालना है, f बराबर v अपॉन क्या हो जाएगा, ये लैम्डा नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर से वैल्यूज़ को रखो और कैलकुलेट कर लो। तो ये कितना हो जाएगा, v कितना दे रखा है, 343.4
343.4 मीटर पर सेकंड अपॉन ये कितना दे रखा है 1.7 इंटू 10⁻²। ठीक है। अब अगर किसी को इसको कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम है तो एक काम करो, 10⁻² ऊपर लेके जाओ तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो 100 हो जाएगा। ठीक है, तो 100 हो जाएगा तो इसको 100 से गुणा करोगे तो पॉइंट खिसक के ये आ जाएगा 34340 अपॉन नीचे बचेगा, हाँ ठीक है, सॉरी हाँ ठीक हो गया, 17 बचा। तो इसको आप 17 से भाग दे दो तो ये आ जाएगा आप लोगों का 2.02 इंटू 10⁴ हर्ज। ठीक है, फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होगी, हर्ज होगी। तो फॉर्मूला आप लोगों ने दिमाग में रखना है। अगर आप लोगों के दिमाग में फॉर्मूला है तो न्यूमेरिकल तो बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, देखो अभी मैं थ्योरी तैयार कर रहा हूँ, थ्योरी के बाद हम लोग जो चीज़ तैयार करेंगे वो सिर्फ हमारे न्यूमेरिकल वाले वीडियो होंगे। तो पहले आप लोग कुछ दिन थ्योरी क्लियर कर लो, 3-4 तारीख तक ये मेरे ख्याल से 2 या 3 तारीख तक थ्योरी कंप्लीट हो जाती है। फिर 8-10 दिन न्यूमेरिकल करा दूंगा तो फिजिक्स में आप लोगों का क्या हो जाएगा, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, और चैनल से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।